नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज दरअसल हम चाहेंगे श्रवण जी से कि श्रवण जी इस बारे में अपना नजरिया रखें कि दरअसल दशहरे के दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बातें कही हैं उसका लब्बो लुबाब क्या है, उसका अर्थ क्या है। हम सब जानते हैं कि दरअसल हर दशहरे के दिन आरएसएस के प्रमुख लंबे समय से वो अपना भाषण देते हैं, और उस भाषण में वो न केवल आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए एक रोड मैप की बात करते हैं, रोड मैप तैयार करते हैं, बल्कि साथ ही साथ मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, राजनीति पर, समाज पर चर्चा भी करते हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से कास्ट सेंसस को लेके एक बवाल मचा हुआ है और उसको लेके आरएसएस की ये समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल जातीय जनगणना के वो पक्ष में है या खिलाफ है। हालांकि केरल पलक्कड़ में जब आरएसएस की बैठक हुई थी तो उसके बाद आरएसएस के प्रवक्ता सुनील अंबेकर ने यह कहा था कि दरअसल कास्ट सेंसस को वेलफेयर के लिए यानी जन कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि राजनीति के लिए करना चाहिए। लेकिन क्या इतने भर से बात बन जाती है? क्या आरएसएस सैद्धांतिक तौर पर इसके पक्ष में है? और आरएसएस ने अब जो बातें कही हैं, क्या उन बातों का महाराष्ट्र के चुनाव से कोई लेना देना है? यह बात इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से आरएसएस बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक अंतर संघर्ष चलता हुआ दिखाई पड़ा। आरएसएस के प्रमुख ने कई ऐसी टिप्पणियां भी की जिसके बारे में माना गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लपेटे मिले रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको इशारा भी कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव के बाद और अच्छी जीत के बाद, अप्रत्याशित जीत के बाद बीजेपी के हौसले बढ़े हैं और साथ ही साथ आरएसएस का भी हौसला बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में मोहन भागवत के बयान को महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में भी देखना चाहिए और वो किसको संदेश दे रहे हैं ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या आज भी स्थिति वही है बीजेपी, आरएसएस और मोहन भागवत नरेंद्र मोदी के बीच में जो 4 जून 2024 को बनी थी? जानेंगे श्रवण जी। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। देखिए, एक तो मोहन भागवत जी और मोदी जी के बीच में वो स्थिति नहीं है 4 जून वाली, जो लगता है वो काफ़ी अब मोहन भागवत नरेंद्र मोदी हो गए हैं और नरेंद्र मोदी संघ के एक प्रचारक हो गए हैं, जो लगता है। अब ये कितना लंबा चलेगा, मैं इसका अभी कोई हम घोषणा नहीं कर सकते, पर यह है कि जो प्रधानमंत्री हैं या उनके जो दरबारी हैं उन्होंने संघ की सत्ता को स्वीकार कर लिया है। और ये पूरा का पूरा जो मोहन भागवत जी का जो भाषण था विजयादशमी के, उससे प्रकट होता है। हम जो जिस बात को करना चाहते हैं आशुतोष जी, वो आपने जो कही कि जी, मोहन भागवत जी के कथन का या प्रबोधन का विजयादशमी के महाराष्ट्र के चुनाव से क्या ताल्लुक है, या महाराष्ट्र के चुनाव से ताल्लुक है कि नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरा का पूरा जो चुनाव उनका विजयादशमी का प्रबोधन था वो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ही था, लगभग पूरी तरह से। अलावा इसके कि उन्होंने कुछ बातें और भी कही, केरल के बारे में कहा और कलकत्ता के बारे में कहा, रेप के बारे में कहा, जम्मू कश्मीर के बारे में कहा। वो एक मुद्दा अलग है, वो पेरीफेरी की बात है, पर जो मूल है उनका वो केंद्रित था महाराष्ट्र पर, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव। देखिए, मैं एक सवाल छोटा सा मेरे मन में है कि हरियाणा में तमाम फोरकास्ट को नकारते हुए, तमाम एग्जिट पोल को नकारते हुए, तमाम कांग्रेस के आत्मविश्वास को नकारते हुए, बीजेपी की निराशा को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत गई। और हरियाणा में एक नशा था कि हमने लोकसभा के चुनाव में 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। हम इस बात
जिसका जिक्र यहाँ करना चाहते हैं आशुतोष जी, जी। कि क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की तरह जीत नहीं सकती है क्या? हम ये कहना चाहते हैं। हरियाणा में 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी और लोकसभा में 4 जून के नतीजों में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने 48 में से 31 सीट्स जीती थी, जो कि बड़ा ऐतिहासिक मामला है, क्योंकि जितना बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में हुआ, उसने पूरे महाराष्ट्र की चूलें हिला दी। मतलब बीजेपी को 13 सीटों का नुकसान हुआ वहाँ, बहुत बड़ा नुकसान है, और एमवीए को कुल मिलाकर 31 सीटें मिल गई। ये एक बहुत बड़ा गेन था। मुद्दा ये है कि जो भागवत जी का उद्बोधन था और जो अब चल रहा है महाराष्ट्र में, जाति के जो समीकरण चल रहे हैं और जिस तरह के हिंदुत्व को परिभाषित भागवत जी ने किया अपने विजयादशमी के संबोधन में, हिंदुओं को एकता के लिए ललकारा, हिंदू दुर्बल नहीं है, हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र में जो मुकाबला है वो उद्धव की सेना और भागवत के संघ के हिंदुत्व के बीच में होने वाला है क्या? ये एक बड़ा मामला महाराष्ट्र में बनने वाला है। उसका मुख्य मुद्दा ये है, मतलब कई चीजें हैं उसमें। एक तो ये भी है कि हम लोग जानते हैं इस चीज को कि हरियाणा का चुनाव मूलतः संघ ने लड़ा था, संघ ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी वहां। जी। बीजेपी ने मशीनरी की ऑयलिंग का काम किया था, जिसमें आरोप ये भी है कि मशीनें बदलने का काम भी उसमें शामिल था। कि एक जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वोटिंग मशीन्स किस तरह की 99% चार्ज मिली और किस तरह की चीजें हुई, तो कि महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो ये दिखाता है कि यहाँ पूरी की पूरी कमान जो है वो संघ के हाथ में है। और भागवत जी की पूरी बॉडी लैंग्वेज जो विजयादशमी के दिन थी, वो बॉडी लैंग्वेज 4 जून के बाद के उनके भारतीय जनता पार्टी पर या मोदी जी पर आक्रमणों के बिल्कुल विपरीत थी। दूसरा मुद्दा यह है कि हरियाणा के पहले तक महाराष्ट्र में कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के 100 से ज्यादा उम्मीदवार रहे होंगे महाराष्ट्र के लिए। क्या और कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा सीटों की मांग की जा रही थी। इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हरियाणा की जीत के प्रति आशान्वित, और महाराष्ट्र में लॉयन शेयर को लेकर जो बात चल रही थी, क्या वही स्थिति आज भी कांग्रेस में कायम है क्या? देखिए, इसका एक ताज़ा संकेत यह है कि राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है महाराष्ट्र के नेताओं की, और उसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख पटोले भी हैं, वहाँ के विधायक दल के नेता भी हैं, और तमाम लोग हैं वहाँ जो राहुल से बात करने जा रहे हैं, या चल रही होगी बातचीत या होगी। शिवसेना की पूरी जो चिंता है वो कांग्रेस को लेकर है वहां पर, और वही चिंता शरद पवार की पार्टी में भी है कि कांग्रेस का एटीट्यूड क्या होता है, क्योंकि शरद पवार ने पत्ते अपने खोले नहीं है। तो ये जो पूरी की पूरी संघ की जो इस समय कार्रवाई चल रही है, कोई वो कई कई मोर्चों पर चल रही है। आपने देखा होगा कि हरियाणा की हार के बाद किस तरह से उद्धव की जो शिवसेना थी वो आक्रामक हो गई कांग्रेस के ऊपर, और शरद पवार ने भी जिस तरह से कांग्रेस को लेकर जो शंकाएं जाहिर की। तो
कुल मिलाकर ये मुद्दा है कि महाराष्ट्र के नतीजे वो क्या हो सकते हैं और संघ उसमें जिस तरह की ताकत लगा रहा है उसमें क्या ये बाजी पलट सकती है क्या, और वो पलट गई अगर महाराष्ट्र में भी हरियाणा हो गया तो देश की राजनीति का नक्शा क्या होगा, और महाराष्ट्र में हरियाणा नहीं हुआ तो देश की राजनीति का नक्शा क्या होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, इसमें कई तरह के पेच हैं, कई तरह की शंकाएं हैं, कई तरह की चीजें इस समय चर्चा में चल रही है। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की एनसीपी मुख्यमंत्री पद का, जैसे अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शिवसेना की, उसमें उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा गया सीएम फेस को लेकर, और उसमें ये जी। मुद्दा था कि इतना मतभेद क्यों है सीएम फेस को लेकर। तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई मतभेद नहीं है। इसमें मूल मुद्दा ये है कि जितनी देर की जाएगी उद्धव को सीएम फेस बनाने के मामले में, उतना ज्यादा महाराष्ट्र में नुकसान होगा। वो नुकसान ये होगा कि हरियाणा में अगर आपने देखा हो कि शैलजा को कि जिस तरह से उपेक्षा की गई, तो बीजेपी ने एक मुद्दा बनाया कि एक दलित चेहरे को कांग्रेस ने किस तरह से दरकिनार किया या दलित नेतृत्व को किस तरह से दरकिनार किया, और उसको काफी खींचा उन्होंने पूरे के पूरे मामले को। अगर यहाँ घोषणा नहीं होती है उद्धव ठाकरे के नाम की, तो पूरा मैसेज ये जाएगा शिवसेना की तरफ से कि देखिए जिस हिंदुत्व की बात करते हैं उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी उस हिंदुत्व को स्वीकार नहीं करती है, और इसीलिए वो शिवसेना को या उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बना रही है। तो ये बड़ा फैक्टर, हिंदुत्व का जो बड़ा फैक्टर है, जो भागवत साहब की पूरी स्पीच में केंद्रित था, विजयादशमी के केंद्रित में, वो एक बड़ी भूमिका अदा करने वाला है महाराष्ट्र के चुनाव में। आपने पूछा कि उनके क्या मायने हैं भागवत साहब के कहने के, उनके कई मायने हैं जो मैंने और चर्चाओं में भी कहे हैं। उसमें एक सबसे बड़ा मायना तो ये है, जो मैंने कहा था एक किसी चर्चा में, कि अब ऐसा जी। लगता है कि देश को भागवत साहब चला रहे हैं और पॉलिसी स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, मोदी जी सिर्फ मुखौटा है, मैंने ये कहा था एक दो चर्चाओं में। और वो दिख रहा है कि किस तरह से प्रमुख मुद्दों पर संघ फैसले ले रहा है। आप देखिए कि आज सरकार ने क्या फैसला लिया महाराष्ट्र में, कि मुंबई में प्रवेश करने वाले लाइट व्हीकल जो 2.5 लाख के करीब रोज प्रवेश करते हैं 5 प्लाजा से, उनको एंट्री टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। आप कल्पना कीजिए कि 2.5 लाख व्हीकल रोज एंटर करते हैं मुंबई में, और उनको अब कोई एंट्री टैक्स, टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा ये कि तमाम तरह के प्रयास अब महाराष्ट्र में किए जा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, और उद्धव ने भी अपनी दशहरा रैली में, अगर आपने सुना हो तो, अगर नागपुर में भागवत साहब ने हिंदुत्व को अपना मुद्दा बनाया पूरा का पूरा, वो जो कि शिवसेना पर उन्होंने या महाराष्ट्र पर केंद्रित था, तो उद्धव ने भी अपनी दशहरा रैली में सबसे ज्यादा जो प्रहार किया वो संघ के हिंदुत्व पर किया, और भाजपा पर सत्ता जिहाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा अब उद्धव ने कि आप जो भागवत साहब हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में है या हिंदुत्व कमजोर हो रहा है, तो और हिंदुओं को एक होना चाहिए, तो जो विश्व गुरु हैं उनसे पूछें भागवत जी कि उन्होंने क्या किया 10 सालों में इसके लिए। और आरएसएस को इसमें एक चिंतन शिविर करना चाहिए और आत्म मंथन करना चाहिए कि पूरा का पूरा मामला क्या है जो बीजेपी ने किस तरह से लेट डाउन किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो महाराष्ट्र का जो चुनाव है, ये भागवत साहब
ने एक बहुत बड़े प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है संघ के लिए, क्योंकि संघ की पूरी जड़ें जो हैं महाराष्ट्र में है। मतलब न सिर्फ मुख्यालय नागपुर में है, पर सावरकर का पूरा जो काम है या पूरी की पूरी आरएसएस की जो लॉबी है वो पूरी की पूरी महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये जो इस समय की जो बैटल है वो बहुत बड़ी बैटल चल रही है। अब उसमें हमको ये नहीं पता है कि कांग्रेस की तैयारी क्या है, क्योंकि ये एक बड़ा जो फैक्टर आता है वो ये आता है कि जाति का जो मसला है वो हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। और उसका बड़ा कारण ये कि यहाँ पर जिस तरह के आंदोलन चल रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, वो बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं। और उस मामले में कांग्रेस काफी कमजोर पड़ने वाली है और शिवसेना भी काफी ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर पड़ने वाली है। तो ये जो फैक्टर्स हैं कि जैसे मान लीजिए कि 52% के करीब ओबीसीज हैं वहाँ महाराष्ट्र में, और उसमें 43-44% के करीब हिंदू ओबीसीज हैं और 8% के करीब नॉन हिंदू ओबीसीज हैं। करीबन 4 करोड़ के करीब ओबीसीज हैं। अब जो मराठाज हैं वो 30% हैं, जो कि पूरे की पूरी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। और अभी हमने देखा कि वहाँ मराठों के लिए रिजर्वेशन के लिए कि उनको ओबीसी के अंतर्गत ओबीसी कोटे में रिजर्वेशन देना चाहिए, उसको लेकर वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है और ओबीसी उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब हकीकत यह है कि 2012 तक के आंकड़े जो हैं उसमें 16 में से 10 जो मुख्यमंत्री थे वो मराठा कम्युनिटी के थे। तो ये जो पूरा का पूरा इस समय महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो पूरी की पूरी कमान जो है संघ के हाथों में। मैं एक बार पहले भी शायद आपको कहा है कि संघ के जो प्रमुख हैं एक अतुल लिमय, वो पूरा का पूरा महाराष्ट्र में चुनाव की भूमिका में है। वो नेतृत्व उनके पास है, संघ के पास नेतृत्व है। तो हम अब मूल सवाल पर आते हैं। मूल सवाल ये है कि भागवत साहब के भाषण का को हम डिकोड कैसे कर सकते हैं। भागवत साहब के भाषण को कई तरह से डिकोड कर सकते हैं। एक तो बड़ा जो डिकोडिंग है वो ये है कि उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव को एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। और मैं भी मानता हूं कि महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं वो देश की पूरी पॉलिटिक्स को बदल कर रख देंगे। मतलब अगर आप ये पूछें कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी जीत जाती है तो आप ये मान सकते हैं कि जो एक पीएम का जो नारा है वन नेशन वन इलेक्शन, तो हमको फिर मान के चलना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र के चुनाव से तय होंगी। तो इसलिए इसकी पूरी जो कमान है, इसका पूरा जो सूत्र है वो कांग्रेस के हाथ में इसलिए है कि कांग्रेस ने अगर इस समय सेक्रीफाइस नहीं किया चीजों को लेकर शिवसेना के पक्ष में या एनसीपी के पक्ष में, तो बहुत सारा डिजास्टर हो सकता है महाराष्ट्र में। इसलिए मैं ये जो मानकर चल रहा हूँ कि जो संघ की भूमिका है, या मोहन भागवत जी ने जो नागपुर में कहा विजयादशमी को, उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं। जैसे एक बड़ा मुद्दा यह है कि हम 100 साल पूरे करने जा रहे हैं और इसको अनफोल्ड करने वाले हैं पूरा का पूरा, जिसमें सभी वर्गों को साथ लेकर चलेंगे। उसमें पिछड़े वर्ग भी है, वंचित भी है, अस्पृश्य भी हैं, उनको अब अलग नहीं रहने देंगे। इसका मतलब है कि संघ की पॉलिसी में एक मेजर डिपार्चर होने हो जा रहा है और उसमें जो सबसे बड़ा आइसोलेशन होगा वो मुस्लिम्स का होगा। और महाराष्ट्र में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो है साइजेबल है, करीबन 12-13%, 14% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये जो 11-12% के करीब 11.5 और 12% के करीब मुस्लिम्स हैं वहाँ, तो हिंदू मेजोरिटी 35 के 35 जिलों में है महाराष्ट्र के। तो भागवत साहब की जो पूरी की पूरी कोशिश है
वो ये कि हिंदुओं को पूरा का पूरा हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करना महाराष्ट्र में, और हम जो देख रहे हैं आने वाले दिनों में पूरी की पूरी कोशिश जो होगी महाराष्ट्र में, ये जो इनका भाषण था उसके इर्द गिर्द सारी चीजें अब चलने वाली है। तो उसमें ये भी तय होगा कि प्रधानमंत्री गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पर वहाँ उपस्थित होंगे कि स्टार कैंपेनर के तौर पर उपस्थित होंगे। मतलब स्टार कैंपेनर की जो लिस्ट है वो भी अब मैं जो देख रहा हूँ चीज़ों को, वो संघ के द्वारा तैयार होगी कि उसमें आप पाएंगे कि कुछ लोगों को आप पाएं कि वो लोग हैं ही नहीं वहाँ स्टार कैंपेनिंग में, दिखे ही नहीं महाराष्ट्र में, जो आपको मान लीजिए कि हरियाणा में दिख गए या और कहीं दिख गए। मैं हरियाणा जो महाराष्ट्र का जो चुनाव है उसको इस देश के लिए बहुत बड़ा एक बड़ी घटना के तौर पर देखना चाहता हूँ, जो होने जा रही है ऐसा मैं मानता हूँ। उसकी तारीखें कब तय होती हैं इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि कोई तारीख तय हुई नहीं है, महाराष्ट्र की भी नहीं हुई है, झारखंड की भी नहीं हुई है। पर चूंकि जैसा इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 26 नवंबर के पहले चुनाव हो जाएंगे महाराष्ट्र में, जो कि डेडलाइन है, हमको ये मानना चाहिए कि 2-4-5 एक आध सप्ताह में महाराष्ट्र में तारीखों की घोषणा हो जाएगी, तो झारखंड में भी हो जाना चाहिए। और इसी बीच जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन तो खत्म हो ही गया, तो वहाँ भी सरकार बन जाएगी। ये जो पूरा महीना है नवंबर का, अभी से लगाकर भारत की राजनीति के लिए बहुत ही उथल पुथल वाला महीना साबित होने वाला है। तो आज की चर्चा में अपने सत्य हिंदी के श्रोताओं के लिए बस इतना है जी। थैंक यू सर, थैंक यू।